अमेरिकन ऑथर जेम्स ए मिशनर की एक किताब है कारवां, जो कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर अफगानिस्तान की कहानी बयां करती है। कहानी का अफगान प्रोटैगनिस्ट एक अमेरिकन डिप्लोमेट को बता रहा होता है कि एक दिन अमेरिका और रशिया दोनों अफगानिस्तान को इन्वेड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बाद में वो इस इन्वेजन को लेके बहुत अफसोस करेंगे। ये किताब लिखी गई थी 1963 में, लेकिन अगले कुछ सालों में इसकी ये छोटी सी एनेक्डोट सच बन गई। 1979 में पहले सोवियत रशिया और फिर 2001 में 9/11 अटैक के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अपने फोर्स उतारे और गौरतलब दोनों ही बार अफगानिस्तान छोड़ इन फॉरेन फोर्सेस को रिट्रीट करना पड़ा। मिशनर की कहानी का ये किस्सा भले ही आउट ऑफ कोइंसिडेंट सच साबित हो गया हो, मगर अक्रॉस हिस्ट्री ऐसे कई वाटरशेड मोमेंट रहे हैं जहां अफगानिस्तान की सॉइल पे एक फॉरेन इन्वेडर आ तो गया हो, लेकिन या तो भारी शिकस्त के साथ वापस गया या फिर गया ही नहीं। पिछले 200 साल से अफगानिस्तान ग्लोबल पावर सुप्रीमेसी का बैटल ग्राउंड बनकर उभरा है। मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी के आते आते ब्रिटिश इंडियन सबकॉन्टिनेंट के सबसे मेजर यूरोपियन पावर बन गए थे। उस समय ब्रिटिश एम्पायर जहां पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे अपनी शासन काबिज कर रहा था, उसे अफगानिस्तान के रीजन को लेके काफी कंसर्न्स थे। अफगानिस्तान की लोकेशन ही ऐसी है। साउथ एशिया को सेंट्रल और वेस्ट एशिया से जोड़ने वाला ये लैंडलॉक कंट्री बहुत ही स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड है। ब्रिटिशर्स को डर था कि अफगानिस्तान के हिंदू कुश माउंटेन रीजन्स के थ्रू कहीं फ्यूचर में कोई फॉरेन पावर इंडिया की तरफ इन्वेड ना कर दे, और डर सबसे ज्यादा था रशियंस से, जो कि उस वक्त के कॉकेसस रीजन में ऑटोमन और पर्शियन रूलर्स के अगेंस्ट वॉर जीतकर साउथवर्ड्स घुसे चले आ रहे थे, जिसकी वजह से पहले अफगानिस्तान और फिर पंजाब और कश्मीर का रीजन उनके कंट्रोल से जा सकता था। वहीं रशियंस को भी इस बात का डर था कि ब्रिटिशर्स, जो कि कश्मीर और पंजाब वाले रीजन को कंट्रोल करने लग गए थे, अगर वो और नॉर्थ की तरफ आ गए तो सेंट्रल एशिया और कॉकेसस में उनके कंट्रोल्ड रीजन को खतरा हो सकता है। इस डर ने 19th और 20th सेंचुरी में ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर के बीच अफगानिस्तान के डोमिनेंस के लिए एक पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन की नींव रखी, जिसे ग्रेट गेम कहा जाता था। लेकिन यह कन्फ्रंटेशन खास के ब्रिटिश एम्पायर के लिए बहुत कारगर साबित नहीं हुआ। ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान के नेटिव रूलर्स के साथ 3 वॉर्स लड़े। पहली वॉर, जो 1838 से 1842 तक चली, उसमें ब्रिटिश फोर्सेस पर भारी डैमेजेस इन्फ्लिक्ट हुए। करीबन 16,500 ब्रिटिशर्स हिंदू कुश माउंटेन क्रॉस करते वक्त ही मारे गए। दूसरा वॉर, जो कि 1878 से 1880 तक चला, उसमें भी काबुल में डिप्लॉयड ब्रिटिश रेसिडेंट को मार दिया गया। तीसरा बैटल 1919 में हुआ, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के साथ कोइंसाइड करता है। वर्ल्ड वॉर में एग्जॉस्ट हो चुके सोल्जर्स अफगान लीडर अमानुल्लाह खान के ट्रूप्स के आगे टिक नहीं पाए, और फिर कुछ छोटे मोटे स्किर्मिशेस के बाद ब्रिटिश एम्पायर ने सेकेंड अफगान वॉर के बाद अफगानिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे जो कंट्रोल एग्जर्ट करना शुरू किया था, वो गिव अप कर दिया। इन 3 वॉर्स के बाद अफगानिस्तान में 1970s तक एक रिलेटिव ईज बरकरार रही। 1973 तक मोहम्मद जहीर शाह अफगानिस्तान के राजा रहे, जिनके बाद उनका तख्ता पलट कर दिया गया। सोवियत यूनियन, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ 20वीं सदी में पावर सुप्रीमेसी के लिए कोल्ड वॉर लड़ रहा था, उसने अफगानिस्तान में रशियन रेवोल्यूशन के बाद से ही अपना इन्फ्लुएंस एग्जर्ट करना शुरू कर दिया था। अफगानिस्तान के लीडर्स भी सोवियत से करीबी बना के रखते थे, लेकिन 1973 में कंट्री के मोनार्क के खिलाफ एक कू होता है, जिसमें किंग मोहम्मद जहीर शाह को आउस्ट कर दिया जाता है। इसके बाद किंगडम ऑफ अफगानिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान बन जाता है, और सब्सिक्वेंटली देश की पॉलिटी में सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। मगर सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट विचारधारा अफगानिस्तान की कंजर्वेटिव सोसाइटी के साथ रेजोनेट नहीं करती है।
6 साल तक बहुत सारे पॉलिटिकल अपहीवल्स के बाद, जिसमें 2 प्रो सोवियत लीडर्स की तख्ता पलट भी शामिल होती है, सोवियत यूनियन फाइनली दिसंबर 1979 में अफगानिस्तान में अपना मिलिट्री ऑपरेशंस शुरू कर देता है। प्रो सोवियत लीडर बबराक करमाल को हेड ऑफ गवर्नमेंट बना दिया जाता है, मगर क्योंकि ये कोल्ड वॉर का दौर चल रहा था, इसलिए अमेरिका इन डेवलपमेंट से बहुत खुश नहीं था। अमेरिकन प्रेसिडेंट जिमी कार्टर एक प्रोग्राम इनिशिएट करते हैं जिसके जरिए सोवियत बैक्ड गवर्नमेंट और उनकी ट्रूप्स को अपोज करने वाले अफगान्स, जिसे इस वक्त तक मुजाहिद कहा जाने लगा था, उन्हें आर्म किया जाता है। अब क्योंकि अफगानिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट बहुत अनपॉपुलर हो चुकी थी, मुजाहिदीन धीरे धीरे अपना कंट्रोल रूरल अफगानिस्तान में एक्सर्ट करने लगते हैं। लेट 1980s तक यूएस मुजाहिदीन्स को प्रीमियम सोल्डर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स स्ट्रिंजर्स मुहैया करा देता है, जिससे वो बड़े आराम से सोवियत के प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स को टेक डाउन कर पाते हैं। 1987 तक कंट्री की सोवियत बैक्ड गवर्नमेंट, जो कि उस वक्त बबराक करमाल के द्वारा हेड की जा रही थी, वो गिर जाती है। अब तक सोवियत यूनियन को भी इल्म हो जाता है कि वो अफगानिस्तान नहीं जीत सकता। यूएसएसआर की इंटरनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस इस सेंटिमेंट को और भी एग्रीवेट कर देती है। अब तक अफगानिस्तान की पॉलिटी को मुजाहिद्स कंट्रोल करने लग गए थे। यूएसएसआर बैक्ड लास्ट लीडर मोहम्मद नजीबुल्लाह 1992 में अपनी कुर्सी छोड़ देता है और मुजाहिदीन लीडर के एक प्रोमिनेंट फेस बुरहानुद्दीन रब्बानी अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट बनते हैं। लेकिन 1994 में अफगानिस्तान के साउथ वेस्टर्न रीजन से एक नई आउटफिट इमर्ज हो रही होती है। इस आउटफिट का नाम था तालिबान। एक्सपर्ट्स का मानना है कि तालिबान अर्ली 1990s में नॉर्दर्न पाकिस्तान के रीजन में इमर्ज हुई थी और इसके पीछे सऊदी अरेबिया का हाथ बताया जाता है, जो कि एक हार्डलाइन फॉर्म ऑफ सुन्नी इस्लाम प्रीच करती थी। तालिबान ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के प्रीडोमिनेंटली पश्तून एरियाज पे टारगेट किया और लोगों को अश्योरेंस दी कि इतने बरसों से चली आ रही फाइटिंग ऑन अनरेस्ट को वो रोकेंगे। इंसिडेंटली लोग अब तक सोवियत, अमेरिकन और मुजाहिदीन्स के कांस्टेंट पावर स्ट्रगल से परेशान हो चुके थे। 1995 तक तालिबान हेरात, जो कि अफगानिस्तान का एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक और कल्चरल हब है, वहां तक अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करने में कामयाब रहती है। 1998 तक तालिबान कंट्रोल्ड 90% of Afghanistan's territory. They imposed a strict version of Sharia law, banned music, television and cinema. इनफैक्ट 10 साल से बड़ी लड़कियों का स्कूल जाना भी डिसअप्रूव कर दिया जाता है और तमाम ह्यूमन और कल्चरल अब्यूजेस इख्तियार किए जाते हैं। दे प्रैक्टिकली वर द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान फ्रॉम 1996 to 2001। लेकिन फिर 9 सितंबर 2001 को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 4 कोऑर्डिनेटेड अटैक्स होते हैं, जिसके बाद तालिबान और अफगानिस्तान का फेट हमेशा के लिए बदल जाता है। दरअसल यूएस के 9/11 अटैक्स के पीछे अलकायदा का हाथ होता है। अलकायदा अफगानिस्तान के मुजाहिदीन मूवमेंट्स के दौरान बनी एक टेरर ग्रुप थी, जिसे मुजाहिदीन के एक मेजर फाइनेंसर ओसामा बिन लादेन ने फॉर्म किया था। यहाँ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अलकायदा और तालिबान एक ही ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मगर दोनों एक दूसरे से क्लोजली लिंक्ड जरूर हैं। तालिबान जब 1996 से 2001 के बीच अफगानिस्तान कंट्रोल कर रही थी, तब अलकायदा तालिबान को हर साल करीबन $2 करोड़ देती थी फॉर देयर प्रोटेक्शन, विच इवेंचुअली कॉस्ट द तालिबान्स वेरी डियरली। बिकॉज 9/11 अटैक के बाद यूएस क्विकली इंटरवीन्ड इन अफगानिस्तान, जहां पे अलकायदा को पेट्रनेज दी जा रही थी। 7 अक्टूबर 2001 को यूएस और ब्रिटिश फोर्सेस ने ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम शुरू किया, जिसका मकसद अफगानिस्तान से तालिबान को आउस्ट करना था। लेट अक्टूबर तक फॉर्मर मुजाहिदीन लीडर्स, जिसको शिकस्त देकर तालिबान अफगानिस्तान में काबिज हुआ था, उनका रिसर्जेंस होने लगा। क्योंकि ये अफगानिस्तान के नॉर्दर्न रीजन में ही सीमित कर रह गए थे, इसलिए इन्हें नॉर्दर्न अलायंस कहा जाने लगा। नॉर्दर्न अलायंस ने
अमेरिकन और नेटो फोर्सेस की मदद से दिसंबर आते आते अफगानिस्तान को तालिबान के कंट्रोल से निकाल दिया। 6 दिसंबर 2001 को हामिद करजाई, जो कि कंधार के एक ट्राइब पोपलजाई के लीडर थे, उन्होंने कंधार को घेर लिया। कंधार तालिबान के लिए एक इम्पॉर्टेंट पावर कैपिटल था और वहां पे उनकी हार का मतलब था कि उनका कंट्रोल पूरे अफगानिस्तान से खत्म हो गया। सून आफ्टर हामिद करजाई को अफगानिस्तान का इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया गया और 2004 में वो इस पोस्ट पर फिर से डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर आ गए। ये यूएस सपोर्टेड अफगान गवर्नमेंट की मिसकैलकुलेशंस कहें या तालिबान की स्ट्रैटेजी, लेकिन तालिबान कभी अफगानिस्तान से पूरी तरह गया ही नहीं था। 2001 में हार के बाद तालिबान ने खुद को एक डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर में रीऑर्गेनाइज किया, जहां छोटे कमांडर्स और फाइटर्स अफगानिस्तान में रहकर ही रिक्रूटमेंट करते और लोकली फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्स इकट्ठा करते थे। तालिबान की लीडरशिप पाकिस्तान शिफ्ट हो गई। अफगानिस्तान में तालिबान के फाइटर्स गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस पे रेगुलरली अटैक करते रहे, जिससे अफगानिस्तान स्टेट पे प्रेशर बना रहे। एक अफगानिस्तान बेस्ड रिसर्चर तिमुर शरण बताते हैं कि तालिबान एक डिसेंट्रलाइज्ड ग्रुप है जिसके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमांडर्स को मोबिलाइज करने की एबिलिटी है, लेकिन टॉप लेवल पे वो एक सिंगल सोर्स ऑफ लीडरशिप से ही लेजिटिमेसी एक्वायर करते हैं। नए रिक्रूट्स को हायर करने के लिए तालिबान के पास एक गाइडेंस एंड इनवाइट कमेटी होती है, जिनके मेंबर्स मस्जिदों में जाकर कुरानिक लेसन्स प्रीच करते हैं। तालिबान के रिक्रूट्स को रेगुलरली सैलरी नहीं दी जाती है। इंस्टेड उनके एक्सपेंसेस जैसे कि बाइक के पेट्रोल का खर्च, आर्म्स और एम्यूनेशंस मुहैया करा दिया जाता है। इनफैक्ट कई फाइटर्स एक रेगुलर जॉब भी करते हैं और काम के बाद तालिबान के सोल्जर्स बन जाते हैं। रीसेंट टेक ओवर से पहले कई प्रोविंसेस जहां तालिबान एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के तौर पर मौजूद थी, वहां पे तालिबान एक शैडो गवर्नमेंट भी चलाती थी। लोगों को सर्विसेज मुहैया कर और सिविल डिस्प्यूट्स रिजॉल्व कर वो लोगों पर एक पकड़ बना पाती थी। इन रीजन्स में वो टैक्सेस भी कलेक्ट करती थी, जिसका 20% सेंट्रल लीडरशिप को पाकिस्तान में चला जाता था और बाकी 80% तालिबान के ऑपरेशंस पे खर्च किया जाता था। और अगर बात करें फाइनेंसिस की, तो तालिबान के सस्टेनेंस का सबसे बड़ा कारण था ड्रग्स। अफगानिस्तान वर्ल्ड में ओपियम पॉपी का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर है। इनफैक्ट 2020 में दुनिया की 3/4 ओपियम पॉपी अफगानिस्तान से ही आई थी। इसके साथ साथ हीरोइन, मॉर्फिन, एसिड, हेनबेन, हशीश जैसे ड्रग्स का ट्रेड तालिबान को फाइनेंशियली सस्टेन करने में मदद करता है। हालांकि इनमें से ज्यादातर ड्रग्स की ट्रैफिकिंग अलग अलग देशों में पनिशेबल ऑफेंस है, तालिबान अपने कंट्रोल टेरिटरीज में ड्रग ट्रैफिकिंग को क्राइम नहीं कंसिडर करती। ड्रग ट्रैफिकर्स से टैक्स के तौर पे पैसे लिए जाते हैं, जिसके एवज में तालिबान ट्रैफिकर्स को प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करती है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के हिसाब से कंधार में 1 किलोग्राम हीरोइन पर 63 से 95 यूएस डॉलर्स और 1 किलोग्राम ओपियम पर 32 यूएस डॉलर्स का टैक्स लिया जाता है। इस सिस्टमैटिक ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क की बदौलत तालिबान पिछले 20 साल में एक रोबस्ट फाइनेंशियल नेटवर्क क्रिएट कर पाई है। यूएस के इंटरनेशनली बहुत सारे मिलिट्री इंटरवेंशंस रहे हैं, मगर ये उनमें से वन ऑफ द लॉन्गेस्ट और फास्ट स्ट्रेच्ड वॉर था। करीबन 3000 सोल्जर्स की डेथ और 20,000 सोल्जर्स का वाउंड होना यूएस के लिए एक सेटबैक से कम नहीं रहा। यूएस की ये मिलिट्री एंडेवर 2014 आते आते अमेरिकन मासेस को खटने लगी थी। 2014 की एक मीडिया सर्वे के अनुसार सिर्फ 38% अमेरिकन ही अफगानिस्तान वॉर को उस वक्त तक लेजिटिमेट मानते थे। ये वॉर इतना अनपॉपुलर हो गया था कि प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने यह वॉर किया कि 2014 के अंत तक अफगानिस्तान से यूएस सोल्जर्स को रिट्रीट कर लिया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। ओबामा ने 2015 में अपने पुराने डिसीजन को रिट्रैक्ट किया और कहा कि अफगानिस्तान में यूएस फोर्सेस उनके टर्म के एंड तक मौजूद रहेगी, और ऐसा ही हुआ। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने और उन्होंने नए सिरे से अफगानिस्तान से यूएस फोर्सेस को रिट्रीट करने का मिशन अंडरटेक किया। यूएस की तरफ से अफगानिस्तान के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिकॉन्सिलिएशन ज़ल्मे खलीलजाद
तालिबान के साथ एक फॉर्मल नेगोशिएशन चैनलाइज करते हैं, जिसने 29 फरवरी 2020 को दोहा अग्रीमेंट का शक्ल लिया। दोहा अग्रीमेंट के हिसाब से यूएस और नाटो ट्रूप्स अफगानिस्तान से विड्रॉ कर जाएगी और इसके बदले तालिबान अल-कायदा को अपने द्वारा कंट्रोल टेरिटरीज में हार्बर नहीं होने देगा। ये अग्रीमेंट एक वाटरशेड मूवमेंट थी यूएस की अफगानिस्तान वॉर पे, क्योंकि इसने एक रास्ता खोल दिया अमेरिका के सबसीक्वेंट विड्रॉल का। जो बाइडेन ट्रंप की निगरानी में हुए इस डील को कंटिन्यू करते हैं और यूएस फोर्सेस के विड्रॉल को एज इट इज जारी रखते हैं। उनका प्लेज था कि 9/11 के 20वें एनिवर्सरी तक अफगानिस्तान में एक भी यूएस ट्रूप नहीं रहेगा। अमेरिकन फोर्सेस के विड्रॉल का ये मतलब था कि अब अफगान आर्मी को उनकी जगह लेनी पड़ती, लेकिन ये एक रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी नहीं थी। अफगान आर्मी अंडरपेड, अंडर ट्रेन्ड और मियरली मोटिवेटेड है। हालांकि पेपर्स में ये एक वेल ट्रेन्ड आर्मी है जो 3 लाख सोल्जर्स की संख्या बूस्ट करती है, लेकिन हकीकत में मैसिव करप्शन और फाउंडेशनल इश्यूज की वजह से ये सिर्फ 90,000 सोल्जर्स की कैपेसिटी बूस्ट करने वाले तालिबान के सामने बहुत कमजोर रही। प्रोविंस आफ्टर प्रोविंस तालिबान ने अफगानिस्तान टेक ओवर कर लिया। 2017 में जो तालिबान अफगानिस्तान का सिर्फ 4% हिस्सा कंट्रोल करता था, आज वो पंजशीर प्रोविंस और बाकी कुछ छोटे मोटे एरियाज को छोड़ के इंटायरिटी ऑफ अफगानिस्तान को कंट्रोल करता है। ये कहानी ग्रेवयार्ड्स ऑफ एम्पायर कहे जाने वाले अफगानिस्तान की है और फाइनली मिशनर की किताब का वो वाकया सच हो ही गया है।